था, हम अमरोहा से मुरादाबाद की तरफ जा रहे थे। वहाँ पर ये ग्राम पंचायत ढाबा में ऐसी कोई गतिविधियां नहीं चल रही है। जो आरोप लगाया जा रहा है कि मदरसा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा। मैं सोमवार से इंतजार कर रहे थे, रात में 7-8 बजे तक के मेरे पास सचिव साहब आए, बोले आप कल 3 बजे तक अपना भवन तोड़ लो, नहीं तो हम तोड़ देंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर एक नए वीडियो में। हमारे देश भारत में नफरत इस कदर बढ़ चुकी है, अगर आप मुसलमान हैं और जज के पेशकार भी हैं तब भी भीड़ आपको पीट पीट कर मार सकती है। यही नहीं, अगर आप मुसलमान हैं और जज के पेशकार हैं तो भीड़ जो आपको मारने वाली है, ना तो उसको आतंकी भीड़ कहा जाएगा, ना ही उसके ऊपर भीड़ में जितने लोग मौजूद हैं उन किसी पर एनएसए लगाया जाएगा, बल्कि उसे कहा जाएगा कि भीड़ ने एक मुसलमान को पीट पीट कर मार दिया। यही नहीं, अगर हमारे देश भारत में कोई मुसलमान एक स्कूल तामीर करता है, स्कूल बनाता है ताकि देश में पढ़ने वाले बच्चे आसानी के साथ उसमें तालीम हासिल कर सके, एजुकेशन ले सके, तो उस स्कूल को बनने के बाद एक बहाना बनाकर तोड़ा जा सकता है कि ये स्कूल नहीं, यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है और यहाँ पर मदरसा बनाने की गतिविधियां हो रही है। जब उस गांव के रहने वाले लोग खुद ये बात मानते हों, खुद ये बात कैमरे के सामने आकर कह रहे हों कि ग्राम पंचायत ने उसे एनओसी दे दिया कि ये स्कूल तामीर किया जा रहा है, ये कोई मदरसा नहीं है और ये कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है, ग्राम पंचायत से एनओसी लेकर इसको तामीर किया गया, इसको बनाया गया, लेकिन जो अधिकारी जांच में पहले उसे एनओसी दे देते हैं, कह देते हैं कि नहीं आपका लीगल है, बाद में वही अधिकारी उसको तोड़ने कैसे पहुंच जाते हैं। ये सब कुछ चल रहा है हमारे देश में। एक जज का पेशकार अगर मामूली सी कार की टक्कर किसी से लग जाए तो उस जज के पेशकार को भीड़ कैसे पीट पीट कर मार देती है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। पहले आप इस बच्चे की सुन लीजिए, जो कि उसका भतीजा है, कि उसके चाचा को जो जज का पेशकार था उसके साथ भीड़ ने कैसा रवैया इख्तियार किया और उसको भीड़ ने पीट पीट कर कैसे मार दिया। मोहम्मद सलमान। अच्छा, आप कौन होते हैं उनके? मैं उनका भतीजा हूँ। अच्छा, क्या मामला था? मामला ये था, हम अमरोहा से मुरादाबाद की तरफ जा रहे थे। वहाँ पर इधर के पुल पर उनकी गाड़ी पीछे से लाए, वो उल्टी साइड से ओवरटेक कर रहे थे, उनकी गाड़ी हमारे बम्पर में अटकी और वो गिर गए। अब गिरने के बाद मेरे चाचा उतरे, उनकी बाइक उठाई और उनसे बात करी, तो फिर उन्होंने रफा दफा करा मामला, हम आगे को चलने लगे। फिर यहाँ पे जैसे हम मुरादाबाद की तरफ मुड़े तो वहाँ पर उन्होंने हमारी कार के पीछे बाइक अपनी लगा दी और बाइक के बाद फिर आगे को आगे अर्बन हॉस्पिटल के आगे आकर उन्होंने अपने बाइक हमारे कार के आगे लगा दी और चाचा को उतार के उन्हें गिरा के फिर मारने लग गए। वो बहुत मारा, मारते मारते उनकी हत्या कर दी। फिर हम उन्हें अर्बन लेके गए, अर्बन से कहा कि आप इसे दूसरे हॉस्पिटल ले जाइए, तो हम जीवन 24 तक गए। जीवन 24 वालों ने कह दिया कि इनकी मृत्यु हो गई, आप यहाँ से चले जाइए। क्या कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई में FIR कराई है। FIR हो गई? हो गई। मारने वाले कितने लोग थे? मारने वाले 4-5 जने थे। कहाँ के थे वो लोग? हुसैनपुर के। आपने इस बच्चे की सुनी, ये मामला कहीं और का नहीं, ये जिला अमरोहा का है। अमरोहा में जज के पेशकार को पीट पीट कर भीड़ ने मारा और उसके बच्चों के सामने, उसकी पत्नी के सामने उसको इतना मारा कि मौके पर उसने दम तोड़ दिया। गाड़ी की मामूली टक्कर की वजह से रशीद हुसैन की उनकी पत्नी और बच्चों के सामने बेरहमी से इतनी पिटाई की कि उनकी हत्या कर दी गई। रशीद हुसैन अमरोहा जिला कोर्ट में तैनात सिविल जज के पेशकार थे। रशीद हुसैन अपनी पत्नी रुखसार, भतीजे सलमान और 3 बच्चों के साथ जा रहे थे। तभी पीछे से गलत दिशा से ओवरटेक कर रही बाइक से रशीद की कार को टक्कर हो गई। मामूली टक्कर देखते ही देखते खौफनाक वारदात में बदल गई। रशीद को इतना पीटा गया कि उनकी जान चली गई। यह मामला था उत्तर प्रदेश का। कैसे एक मुस्लिम नौजवान को, जो कि सरकारी कर्मचारी हो और वो भी जिले पर सबसे ज्यादा असर रखने वाला जज हो, उसके पेशकार को भीड़ ऐसे बेरहमी से मार देती है। और एक स्कूल बनाने वाला, कि जिसने एक स्कूल को इसलिए तामीर किया हो कि उस स्कूल में सभी बिरादरी के, सभी धर्म के बच्चे पढ़ेंगे, उस स्कूल को कैसे गिराया जाता है। एक बार हम उसी गांव के इस शख्स की बात सुन लेते हैं, फिर मैं आपको तफसील से बताऊंगा
कि इस स्कूल को कैसे और क्यों तोड़ा गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश उर्फ सोनू पानसे है। ये बताइए कि ये जो पूरे ग्रामीण हैं ये क्या चाहते हैं और ये जो स्कूल है इसको लेकर अब क्या आप लोग का आश्वासन मिला है? देखिए, ग्राम पंचायत धाबा में ऐसी कोई गतिविधियां नहीं चल रही है। जो आरोप लगाया जा रहा है कि मदरसा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा। और पूरे गांव वाले आए हैं और गांव वालों की सहमति से स्कूल बन रहा है ताकि उनके बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ सके। पंचायत से अनुमति ली गई? पंचायत से अनुमति प्राप्त हो गई है, अनापत्ति पत्र भी प्राप्त हो गया पंचायत द्वारा। कुछ लोग हैं जो जबरन का ही मुस्लिम होने पे मदरसा चला रहे हैं, ऐसे आरोप लगा रहे हैं, पर जो ग्रामवासी धाबा वाले ऐसा मतलब कुछ नहीं है, सब आरोप लगाए जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि भवन को ना तोड़ा जाए। अगर भवन तोड़ा तो हम पूरे ग्रामीण और जो मैं जयस कार्यकर्ता हूं, तो हम जयस कार्यकर्ता आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ऐसी कोई भी गतिविधियां नहीं चल रही है। मध्य प्रदेश का एक गांव है जिसका नाम है ढाबा। उस गांव में एक मुस्लिम व्यक्ति एक स्कूल तामीर करता है। जब वो स्कूल तामीर करता है तो उस स्कूल के तामीर करने के बाद उस पर जांच आ जाती है। कोई एक बंदा खड़े होकर उसके नाम से शिकायत कर देता है कि यहां पर ये मदरसे की गतिविधियां चल रही हैं। और फिर पूरा मामला क्या है उसको सुनकर आप चौंक जाएंगे कि ऐसे कैसे किसी स्कूल को तोड़ा जा सकता है। लेकिन हो सकता है ऐसा, अगर आप मुसलमान हैं तो आपके साथ हो सकता है। सब्र रखिए, इंतजार करिए। अगर आज ये मुसलमानों के साथ हो रहा है, कल को किसी और धर्म के साथ भी होगा। ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है दिल्ली में। जब बुलडोजर चल रहा है तो फिर रोने की कोई जगह नहीं बचती है कि किसका घर बचेगा और किसका टूटेगा। पूरी कहानी इस स्कूल की क्या है ये आप ध्यान से सुने और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के भैंसदेही तहसील अंतर्गत ढाबा गांव में अब्दुल नईम ने लगभग 20 लाख रुपए खर्च करके एक स्कूल भवन बनवाया। 3 दिन पहले एक अफवाह फैलाई गई कि नईम ने अवैध मदरसा बनवाया है और यहां बच्चों को अनधिकृत रूप से शिक्षा दे रहे हैं। गांव वालों के अनुसार एसडीएम, तहसीलदार और थाना प्रभारी जांच करने आए और क्लीन चिट देकर चले गए। साथ ही पंचायत से एनओसी लेने को भी कहा। अगले दिन पंचायत ने 11 जनवरी को नईम को नोटिस जारी कर भवन गिराने का आदेश दिया। जब नईम पंचायत भवन गए तो कथित रूप से उनसे आवेदन न लेकर सोमवार को आने को कहा गया। नईम ने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि भूमि के सारे कागजात पूरे हैं और 30 दिसंबर को स्कूल शिक्षा विभाग में संचालन अनुमति के लिए आवेदन जमा किया गया था, लेकिन भवन तोड़ने का आदेश दिया जा चुका था। जब गांव वालों ने स्कूल तोड़े जाने के नोटिस का विरोध किया तो पंचायत ने आनन फानन में भवन को एनओसी, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। शाम को एसडीएम साहब ने नईम को बताया कि ऊपर से बहुत प्रेशर है, स्कूल तोड़ना पड़ेगा। गांव वालों ने कहा कि यदि कोई कानून उल्लंघन हुआ है तो जुर्माना भरकर उसकी भरपाई की जा सकती है। भवन तोड़ने पर उनके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। जब एनओसी के बाद भी सोमवार को भवन तोड़ने का आदेश वापस नहीं हुआ, तब गांव वालों ने 80 किलोमीटर दूर कलेक्टर की जनता दरबार से मिलने का प्लान बनाया। मंगलवार को जैसे ही सैकड़ों ग्रामीण नईम के साथ बैतूल कलेक्टर कार्यालय ज्ञापन सौंपने पहुंचे, उन्हें रास्ते में पुलिस ने रोक दिया। घंटों बाद जब उन्हें छोड़ा गया, वे जनता दरबार में पहुंचे और अपनी बात रखी। तब कलेक्टर साहब ने जांच की बात कही। जिस टाइम कलेक्टर साहब जांच की बात कर रहे थे, उसी समय एसडीएम साहब कथित रूप से भवन तोड़ रहे थे। आप हमारे देश की कानून व्यवस्था का अंदाज इस बात से लगा सकते हैं कि जब एक फरियादी अपनी फरियाद लेकर डीएम कार्यालय पहुंचता है, डीएम के पास पहुंचता है, उस टाइम उनसे नीचे का अधिकारी एसडीएम उस भवन को, उस इमारत को तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर वहां पर लगा हुआ है। कि हमारे देश की कानून व्यवस्था इतनी लचर हो चुकी है कि किसी एक व्यक्ति के बनाए गए स्कूल को बगैर किसी कोर्ट के आदेश के, बगैर किसी जांच के आप बुलडोजर से तोड़ सकते हैं। हमारे देश का अगर यही हाल रहा तो आप इस बात का अनुमान लगाइए कि हमारे देश को किस दिशा में ले जाया जा रहा है।
एक मुस्लिम व्यक्ति को इसलिए बेरहमी से पीट कर मार दिया गया कि वो मुसलमान है। दूसरे मुस्लिम व्यक्ति के बनाए गए स्कूल को इसलिए तोड़ दिया गया कि वो बनाने वाला मुसलमान है। अगर हमारे देश की व्यवस्था का यही हाल रहा तो हालात और ज्यादा खराब होने हैं। फिर एक शाम को मैं एक वीडियो देने वाला हूं आपको, उसमें एक विधायक पुलिस थाने में खड़े होकर मुसलमानों की मस्जिदों के बारे में कैसे अल्फाज बोलता है, उसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको लगता है कि हमारे देश का कानून इतना लचर हो चुका है, इतना कमजोर पड़ चुका है कि अधिकारी किसी के प्रेशर में आकर, किसी के दबाव में आकर किसी का घर तोड़ देंगे, तो फिर हमारे देश से स्वतंत्रता और संविधान का निजाम खत्म हो चुका है। इस वीडियो में जो हमने दो बातें आपको बताई, आपको क्या लगता है कि हमारे देश में ऐसे लोग कब तक रहेंगे, कब तक पनपते रहेंगे? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अपनी अगली किसी और नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सर मेरा नाम अब्दुल नईम है, मैं ग्राम धाबा में रहता हूँ। सर मैंने भवन निर्माण किया था अपनी ज़मीन की, निजी ज़मीन के ऊपर, और मैं इस बात अपना जो जानकारी मुझे मिलती जा रही थी कि ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, मैंने सर्च किया। मैंने अपनी भवन बना के स्कूल खोलने की सोची कि चलो मेरे हाथों से कुछ अपने ग्राम का विकास हो जाएगा, कुछ लोग पढ़ लेंगे। कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि उसके अंदर मेरे पास शनिवार के दिन साहब लोग आए कि बोले आप यहाँ पे गलत गतिविधि कर रहे हो। तो मैंने साहब लोगों को डॉक्यूमेंट दिखाया तो साहब लोगों ने देख के वेरीफाई किया कि हाँ आपके पास कुछ नहीं है, आप सब सही हो। लेकिन बोले आपने ग्राम पंचायत से अनुमति ली थी, तो मुझे सबसे इस बारे में जानकारी नहीं थी कि अपन क्षेत्र में खेती ज़मीन के अंदर डाइवर्सन करने के बाद में अपन भवन बना रहा है तो वहाँ पर ग्राम पंचायत से भी लेना पड़ता है। मेरा गाँव से थोड़ा दूर पे खेत है, वहाँ पे मैं अपना भवन बना रहा था। तो वो बोले आवेदन कर देना, तो जैसे ही सर ने आवेदन का मैं तुरंत पंचायत में जाके सर को आवेदन भी करना था। तो सचिव साहब ने आवेदन नहीं लिया, बोले हम 2 दिन बाद लेंगे। और मेरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं कलेक्टर जब दूसरे दिन मैं रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, तो मैंने जब आज नहीं लिया तो मैं कल दे दूँगा। मैं सोमवार का इंतजार कर रहा था, रात में 7-8 बजे तक के मेरे पास सचिव साहब आए, बोले आप कल 3 बजे तक अपना भवन तोड़ लो, नहीं तो हम तोड़ देंगे। मेरे पर बहुत ऊपर से प्रेशर है, मेरा ऐसा करके वो मुझे बताने लगते। तो मैंने दूसरे दिन मैं भैंसदी की तरफ भागा कि भाई वहाँ पे आवेदन देता हूँ। वहाँ जाके मैंने आवेदन वगैरह बनाया तो मुझे पता चला कि वहाँ पे पटवारी वगैरह आ गए भवन के पास में और वो भवन तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो मैं फिर वापस आया यहाँ पे इंचार्ज पर उनके लिए उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे कुछ तो समय, तो मैंने गलती आवेदन सिर्फ पंचायत की एनओसी नहीं तो मैं उसमें जो भी जुर्माना मेरे ऊपर लगाया जाएगा मैं उसको भरने को तैयार हूँ। और रही बात मेरे स्कूल खोलने से प्रॉब्लम है तो मैं स्कूल भी नहीं खोलता। मैंने तुरंत उसी दिन अपने तहसील लेवल पे जो BRC सर वगैरह थे उनसे आते हुए रिक्वेस्ट की सर मेरा आवेदन निरस्त कर देना है, मैं स्कूल नहीं खोल रहा हूँ, मैं समिति भी बंद कर दे रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं, बस मेरा भवन बचा दिया जाए। मेरे भवन को मैंने बहुत मेहनत से बनाया, ऐसा जोड़ तोड़ करके भवन बनाया, तो मुझे भवन छोड़ दिया जाए। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई आज से कोई स्कूल नहीं खोलता, कुछ नहीं करता। जो भी मुझे विचार था कि गांव के लिए कुछ करूँ वो भी नहीं करने को तैयार हूँ। मैंने गांव वालों से कहा तो गांव वालों सब बोलने लगे कि भैया आप तो अच्छा काम कर रहे थे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वरना गांव से ऐसी कोई दिक्कत है। तो गांव वाले भी आज पूरे साथ में आए, वो भी बोला। फिर मंगलवार के दिन और तहसील में गया तो तहसील में भी मेरी कोई सुनास नहीं, बोली आपको पंचायत लेवल का काम है, पंचायत ही कहेगी, हमारे हाथ का नहीं, आप अपना देख लो बोले। तो फिर मैं कल शाम तक के सबके हाथ पाँव जोड़े, सब लोग SDM साहब के पास में बार बार जाया तो वो मिलने से मना करते रहे कि हमारे हाथ का काम नहीं है। तहसीलदार साहब ने बोलते कि हमारे हाथ का काम नहीं, तो आप अपना पंचायत लेवल पे देख लो। पंचायत में सचिव बोला कि मेरे पर प्रेशर है, आपका तो भवन तोड़ना ही पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं भवन मत तोड़िए, मैं स्कूल भी नहीं खोलता, मैं समिति भी नहीं चलाता, सारे काम छोड़ देता, मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई, किसी वजह से आपको बुरा लगाऊंगा तो। और मैं अपना भवन छोड़ के सारे काम बंद कर लगे, तो मैं अपने सारे काम ही बंद करके अपना पूरे बिस्तर लपेट के कहीं चले जाता हूँ। तो ऐसी कुछ मेरे से दिक्कत है, कुछ है तो अब ग्रामवासियों से मैंने अनुरोध किया, तो ग्रामवासी पूरे मेरे साथ में आए हुए हैं। आज क्या आश्वासन मिला? आज आश्वासन भी कुछ भी नहीं, मेरी बात सुनी नहीं गई, बराबर बोला गया कि आप गलत हो, आपके पास में NOC नहीं है, आपका तो भवन टूटेगा, इस टाइप से बोला जा रहा है। सर मुझे भवन छोड़ के मेरे भवन को बचा दिया जाए सर, बोल समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ क्या नहीं करूँ।